हम बेसिकली ब्लड की जितनी भी डिजीजेस थी जो रिलेटेड टू आपके पास किसके अंदर आ रही थी, जो आपके पास आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक था, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे। तो सिकल सेल एनीमिया हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास जो डिस्कशन थी वो हीमोग्लोबिन सी डिजीज की तरफ थी। अच्छा, इसमें वो आपको कह रहा है कि जिस तरीके से सिकल सेल एनीमिया है उसी तरीके से हीमोग्लोबिन जो सी है उसमें वेरिएंट होते हैं। ठीक है, जो आपके पास एक सिंगल अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं उसको बेसिकली चेंज करता है बीटा ग्लोबुलिन चेन की 6 पोजीशंस में। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास HBC है उसमें क्या है, लाइसिन सब्स्टिट्यूट होता है ग्लूटामेट में। जैसे हमारे पास वेलाइन हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा था कहाँ पे, जब हम लोग हीमोग्लोबिन जो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज पढ़ते थे। लाइक अब हीमोग्लोबिन सी डिजीज में वहां पे उसको कौन रिप्लेस कर रहा है, लाइसिन रिप्लेस कर रहा है ग्लूटामिन को। कहाँ पे, 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन पे। तो ये मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि रेयर पेशेंट होमोजाइगस फॉर HBC जनरली हैव अ रिलेटिव माइल्ड क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया, दे डू नॉट सफर फ्रॉम द इनफाक्टेड क्राइसिस एंड नो स्पेसिफिक थेरेपी इज रिक्वायर्ड। मतलब रेयर पेशेंट ऐसे होते हैं जो HBC जिनके अंदर होता है कि उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमारे पास अगर हम बात करें, सो अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं या इसकी थेरेपी को देखते हैं तो उनको स्पेसिफिक थेरेपी इसमें उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब हमारे पास है हीमोग्लोबिन SC डिजीज। अब हीमोग्लोबिन SC डिजीज हमारे पास क्या है, ये भी इसमें आरबीसीज की सिकलिंग डिजीज है। ठीक है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है जिसमें हमारे पास सिकल सेल म्यूटेशंस हैं, whereas other beta globulin chain carry the mutation found in the HBC disease। मतलब इसमें एक बीटा चेन जो है उसके अंदर जो डिजीज होगी वो सिकल सेल की म्यूटेशन वाली होगी। जो दूसरी उसकी बीटा चेन है उसके अंदर अगर हमारे पास कोई म्यूटेशन होगी तो वो म्यूटेशन किसकी होगी, HBC डिजीज वाली की। ठीक है ना, पेशेंट के अंदर ना हमारे पास ये डिजीज जो है वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, कंपाउंड हेट्रोजाइगस है। बीटा चेन जो है वो दोनों ही इसके अंदर एबनॉर्मल है, लेकिन जो एबनॉर्मलिटी आ रही है वो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन लेवल्स है tend to be higher in HBCS disease than sickle cell anemia and may even be at the low end of the normal range। अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन लेवल्स की, सो हीमोग्लोबिन लेवल हायर किसके अंदर है, HBSC डिजीज के अंदर, देन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है अगर हम बात करते हैं उसकी, तो जो HBSC डिजीज है जिसमें दोनों बीटा चेन में म्यूटेशंस आ रही हैं, हेट्रोजाइगस म्यूटेशंस है लेकिन दोनों पे है। सो उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल हाई है। ठीक है, देन इन सिकल सेल एनीमिया एंड मे इवन बी एट लो एंड ऑफ द नॉर्मल रेंज, और नॉर्मल रेंज की लो उसकी रेंज पे भी आ सकता है। अब अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल स्कोर्स ऑफ एडल्ट्स की, ठीक है, जो एडल्ट्स है उनमें अगर हम बात करते हैं HBSC एनीमिया की, वो डिफरेंट होता है सिकल सेल एनीमिया में। मतलब जो आपके पास एडल्ट जिनमें HBSC एनीमिया है, ठीक है, वो सिकल सेल एनीमिया से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आपके पास पेनफुल क्राइसिस, इसके अंदर आपको लेस फ्रीक्वेंट मिलेंगे, लेस सीवियर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब हम इसकी बात करे थे, जब मैंने यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर से इसका लिंक बहुत ज्यादा है। हमने जब सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस किया था तो बताया था आपको कि ये हीमोग्लोबिन S डिजीज भी कहलाती है। इसमें आरबीसी जो है उनके आपके पास सिकलिंग हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दो आपके पास जब म्यूटेंट जीन्स होंगी, ठीक है, जिससे आपके पास सिंथेसिस हो रही थी बीटा चेन ग्लोबुलिन्स की, तब आपके पास सिकल सेल एनीमिया उस पेशेंट्स में होगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की, तो जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें आपके पास ना इस डिजीज के सिम्टम्स नहीं थे अंटिल जब तक फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो टोटली रिप्लेस ना हो जाए हीमोग्लोबिन S से या फिर सिकलिंग और आरबीसी से। ठीक है, करेक्टराइज कैसे होता है, इसमें आपके पास लाइफ लॉन्ग एपिसोड पेन होता है, क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। ठीक है, हाइपरबिलिरुबिनिया होगा। अच्छा, इन्फेक्शन की सस्पेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो लाइफ टाइम होता है आरबीसीज का, वो सिकल सेल एनीमिया में लेस देन 20 डेज है।
ये डिजीजेस याद रखनी है, क्योंकि आप देखो जितनी भी आपके पास ब्लड के डिसऑर्डर्स है, आप मेन फिजियो में भी इनको पढ़े हो, बायोकेम के अंदर भी इन्हें पढ़े हो, मेडिसिन के भी सेम चीजें डिस्कस होंगे, सर्जरी में भी जब आप ब्लड को थोड़ा डिस्कस करोगे, क्योंकि आपने वहां पे पेशेंट को ट्रांसफ्यूज जो करना होता है ब्लड, तो ओवरऑल आपको ब्लड की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी सारी डिजीजेस, तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जब आपको वो तमाम चीजें पता होंगी, तो उसके लिए आपके पास यहाँ से यही मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, कि यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद होंगे, तो आपके पास जो जब भी इन डिजीजेस का नाम आएगा तो आप इजीली इन डिजीजेस को जो है वो रीड आउट कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि सिकल सेल एनीमिया बेसिकली होता क्या, इसमें आपके पास ना लाइफ लॉन्ग एपिसोड्स होंगे पेन के, क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, हाइपरबिलिरुबिnemia होगा, ठीक है, इंक्रीज सस्पेक्टिविटी होगी इन्फेक्शन से, सो ये तमाम चीजें बढ़ जाएंगी। और ये इसमें आरबीसीज की जो डिजीज होगी ना, जो आरबीसीज है उनकी अंदर लाइफ क्या होगी कि आरबीसीज की लाइफ लेस देन 20 डेज हो जाएगी। लेकिन इसमें सिम्टम्स आपको याद करने वाले थे कि देखो एक तो कौन सी टाइप की डिजीज है, ठीक है, उसके अलावा आरबीसीज का लाइफ स्पेन आ तो रहा है, लेकिन वो लाइफ स्पेन कितना कम है, ठीक है, उसके अलावा उसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स कब आते हैं। अब नॉर्मल आरबीसीज जो है उनके अंदर जो हमारे पास एक लाइफ है वो 120 डेज होती है, ठीक है। अच्छा, एक तो पेन के अलावा कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, चेस्ट सिंड्रोम है, स्ट्रोक है, स्प्लीनिक एंड रीनल डिसफंक्शन है, ठीक है, बोन्स के अंदर चेंजिंग्स है लाइक मैरो हाइपरप्लेजिया की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। तो ये तमाम चीजें इसकी यहाँ पे मैटर कर रही है कि आपके पास कौन कौन से मेन प्रोसीजर्स है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास मेन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब आपने हेट्रोजाइगस की हमने बात की थी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ये भी देखना है कि यहाँ पे आपको बताया था कि कहाँ पे मेन म्यूटेशन आ रही है, तो बीटा चेन के अंदर अगर हम बात कर रहे थे, सो यहाँ पे जो बीटा चेन है उसकी 6 पोजीशंस के ऊपर, ठीक है, ग्लूटामेट की चेंजिंग्स हो रही थी, उसे कौन चेंज आके करा था यहाँ पे, तो ये आपको मेन याद होना चाहिए कि वेलाइन उसे चेंज करा था। सो ये डिफरेंस आपको एचपी के ही आगे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको कंपेयर करना आना चाहिए। सो ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की थी, इसका ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। सो ट्रीटमेंट को आप जरूर इसके देखना है कि ट्रीटमेंट आप सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को क्या दे रहे थे, हाइड्रेट कर रहे थे, एनाल्जेसिक दे रहे थे, एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे थे अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट था, या आप उसे ट्रांसफ्यूज करवाते हो, ठीक है। सो लेकिन ब्लड की ट्रांसफ्यूजन बेसिकली आपके पास हाई रिस्क होती है। अब एज सच इतनी सारी रिसर्चेस तो आ चुकी हैं, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक है ये नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ना जितनी भी ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, वो ट्रांसफ्यूजन्स बेसिकली क्या होता है कि उनके थ्रू एक तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, दूसरी बात है कि आपके पास पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन्स के रिएक्शंस होने के भी चांसेस बढ़े हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीजें आगे जाके डिपेंड करती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया की जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रिप्लेसमेंट होती है ऑटोसोम, ठीक है, हेट्रोजाइगस होता है, होमोजाइगस होता है, और कौन सी बीटा चेन के ऊपर इसके ऊपर जो है वो मेन चेंजिंग्स हो रही हैं। देन यहाँ पे पूरा आपके पास ट्रीटमेंट है, ठीक है, कि सिकल सेल एनीमिया पेशेंट को आप एक तो हाइड्रेट करते हो, एनाल्जेसिक देते हो, एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी देते हो अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ट्रांसफ्यूजन देते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मतलब ट्रांसफ्यूजन कब करवाओगे, हर वक्त ट्रांसफ्यूजन के लिए रेडी नहीं रहना चाहिए। जब पेशेंट फेटल कंडीशन की तरफ जा रहा है, जब उसके डेथ रेट की चांसेस बढ़ गए, तब इंटरमीडिएट ट्रांसफ्यूजन देते हो आप। पैक्ड आरबीसीज जो है अगर हम बात करें, वो स्ट्रोक का जो चांस होता है उससे रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ्यूजन के वही आपके पास कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आयरन ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, पेशेंट में इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो से हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हाइड्रोक्सी यूरिया है, जैसे हाइड्रोक्सी कार्बामाइड कहेंगे, ये एंटी ट्यूमर ड्रग, ये थेरेपी यूज की जाती है, ठीक है, जिनके भी अंदर आपके पास, क्योंकि इसमें हमें सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एचबीएफ जो होता है उसे इंक्रीज करवाना है। अच्छा, ताकि डिक्रीज हो सके आरबीसीज की सिकलिंग। पेनफुल, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या थे कि पेनफुल क्राइसिस होंगे, ठीक है, मोटिलिटी इसके अंदर जो अगर पेशेंट्स की बात करें तो मोबिलिटी एंड जो मोटिलिटी है सिकल सेल एनीमिया से, उसमें हमारे पास क्या होती है, न्यूपॉर्न स्क्रीनिंग पैनल्स में बेसिकली
प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके फौरन बाद शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखना। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट के लेक्चर में कि ये जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो ब्लैक अफ्रीकन हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि उनमें सिकलिंग बहुत ज्यादा पाई जाती है, मतलब ये जो सिकल सेल एनीमिया उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन उनमें ये होता है कि वहां पे फिर जिसको भी सिकल सेल एनीमिया होता है वहां पे उन्हें प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम है वो एक्ट नहीं कर पाता, सो उन्हें सीवियर मलेरिया नहीं होता, ठीक है। मलेरिया वहां पे नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि जब हम पूरी लाइफ साइकिल पढ़े होते हैं मलेरिया की, तो उसके अंदर जो टाइम पीरियड जो मॉस्किटो है आरबीसी से थ्रू अपनी लाइफ स्पेन को कंप्लीट कर रहा होता है, अब वहां पे सिकलिंग हो गई है तो इसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाता, सो इसलिए उन पेशेंट्स के अंदर मलेरिया नहीं आपको मिलेगा। देन हमने हीमोग्लोबिन सी डिजीज को डिस्कस किया आज, हीमोग्लोबिन सी डिजीज को डिस्कस किया। सो आपको यही पता होना चाहिए कि बीटा चेन की यहाँ पे भी 6 पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, लाइसिन आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके भी आपको पता होने चाहिए सिम्टम्स। देखो, एक तो होमोजाइगस एचपीजी जर्नी है, उसमें माइल्ड क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोई स्पेसिफिक थेरेपी यहाँ पे इसकी नहीं दी जाती। हीमोग्लोबिन एससी हमने डिजीज पढ़ी, तो उसके अंदर क्या था कि आरबीसी की सिकलिंग डिजीज है, ठीक है। कुछ बीटा चेन जो होती है उनमें सिकल म्यूटेशंस मींस के आपके पास क्या होगा कि एससी के अंदर जो हमारे पास पेशेंट है उसमें अब जाहिर सी बात है जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है उसमें म्यूटेशन किसकी होगी, एक तो सिकल सेल म्यूटेशन होगी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या होगी कि एचबीएससी वाली क्योंकि यहाँ पे आ रही है, सो ये हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। कुछ में आपके पास जो सिकल सेल म्यूटेशंस आ रही हैं, दूसरों में आपके पास एचबीसी डिजीज वाली म्यूटेशन आ रही है, ठीक है। सो इनमें आपको डबली जो है वो हेट्रोजाइगस मिलेगी डिजीज में, ठीक है, कंपाउंड हेट्रोजाइगस आप कह सकते हो। दोनों बीटा चेन्स हैं, दोनों एब्डोमेन में, लेकिन डिफरेंट दोनों में म्यूटेशंस आ रही हैं। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो एचबीएससी डिजीज के अंदर सिकल सेल एनीमिया के मुकाबले में हायर होता है, ठीक है, और नॉर्मल रेंज के मुकाबले भी लो होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, वही पेनफुल क्राइसिस हैं, लेकिन ये लेस फ्रिक्वेंट होते हैं, ठीक है, और लेस सीवियर होते हैं एज कम्पेयर टू जो सिकल सेल एनीमिया में था। अच्छा, अब यहाँ तक आपके पास जो मैंने लास्ट कल भी डिस्कशन की थी, दोबारा से बता रही हूँ कि ये जो आपके पास हीमोग्लोबिनोपैथीज वाला टॉपिक है इसको अच्छे से करना, ठीक है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हीमोग्लोबिनोपैथी वाली जो आपके पास यहाँ पे पैथोजेनेसिस है, जो डिजीजेस दी गई हैं, एचबीएस सिकल सेल एनीमिया के बारे में तमाम चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस टाइप की डिजीज है, म्यूटेशन कहाँ पे होती है, कौन सी चीज के अंदर होती है। अच्छा, आरबीसी इसकी लाइफ स्पेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और वैसे भी आपको एज अ क्लिनिकल परस्पेक्टिव के लिहाज से आपको आनी चाहिए। दूसरी बात कि इसमें आपको यहाँ पे, ठीक है, इसमें दूसरे सिम्टम्स, एक तो पेन मेन सिम्टम है, दूसरे भी सिम्टम्स हैं, स्ट्रोक, स्प्लेनिक रीनल डिसफंक्शन थी, बोन के अंदर चेंजिंग्स आ जाएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो रही है, तो तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चेन में यहाँ पे अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन है एचबीएस बीटा चेन के अंदर, ये आपको चेंजिंग्स लाजमी पता होनी चाहिए कि कौन से आपके पास म्यूटेशन कहाँ पे हो रही है चेन में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटा आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, अगर हम नीचे आते हैं सिकलिंग एंड टिश्यू एनॉक्सिया के बारे में भी मैंने कल डिस्कस किया था, ठीक है। सो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑक्सीजन टेंशन जो है वो लो होगी, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, ठीक है, सिकलिंग होने की वजह से। सो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आरबीसी का नॉर्मल साइज भी लिखा गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने वेरिएबल्स जो इंक्रीज करे थे सिकलिंग को उनको भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये भी चीजें आपने देखनी है कि डिक्रीज हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, या इंक्रीज कंसंट्रेशन होगी 2-3 बीपीजी की। तो लास्ट हमारे पास लेक्चर था इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की थी 2-3 बीपीजी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, जो आपको सर्जरी के जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसके अंदर भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां पे भी ये डिस्कशन होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चैप्टर के अंदर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए थे उन, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे डिस्कस किए वहां पे हमने 2-3 बीपीजी का रोल भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट था, मैंने तभी आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि ये 2-3 बीपीजी जो है ट्रांसफ्यूज ब्लड के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी, मुझे चैट में बताओ कि ये चीज जो मैंने तुम लोगों को बताई थी लास्ट लेक्चर में, ये चीज याद है? 2-3 बीपीजी का जो रोल है, ठीक है, वो नॉर्मली आप लोगों को याद है? चैट में मुझे बता दो भले, चैट में आप लोग, चैट में मुझे बताओ कि ये जो आपके पास रोल था, ये रोल आप लोगों को याद है? 2-3 बीपीजी का जो मैंने रोल बताया था आपको मेन ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के लिहाज से। ठीक है, ओके सभी, ठीक है, तो मीन्स आप लोगों को याद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैंने कहा था क्योंकि ये जब आपके पास ब्लड स्टोर होता है, ठीक है, सो यहाँ पे भी ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। मेन पॉइंट है, दोबारा से डिस्कस करी, कोरिलेट कर रही हूँ। देखो, ये चीजें जब आप सर्जरी का लेक्चर लोगे तो उसमें दोबारा से ये चीज डिस्कस होगी, ठीक है। सो इसलिए बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, एनाटॉमी, जो आपके पास बेसिक सब्जेक्ट्स है, ठीक है, पैथो हो गई या फार्मा हो गई, इन तमाम को आपने स्ट्रॉन्ग करना होता है ताकि आपकी मेडिसिन एंड जो सर्जरी है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन सके। सो इस चीज को मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 2-3 बीपीजी जो है ट्रांसफ्यूज ब्लड के अंदर, ये इसेंशियल होता है नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, हीमोग्लोबिन की, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि आपके पास क्या था, जब आप स्टोर ब्लड करते हो सो उसमें 2-3 बीपीजी का लेवल जो है वो जनरली कम हो जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाती है, एबनॉर्मली हाई ऑक्सीजन एफिनिटी हो जाती है, ठीक है, और ये फिर उसको अनबाउंड नहीं कर सकता। अनलोड में क्या होता है कि जिस टिश्यू से वो गुजरता है वहां पे अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो